सुंदर की माँ, मेरे मन में सुंदर को लेकर काफी दिनों से एक विचार उठ रहा है। ऐसी क्या बात है जी? क्या सुंदर की शादी ब्याह का सोच रहे हो? अरे भगवान, शादी ब्याह तो समय आने पर हम उसका करेंगे ही, मगर अभी उसे अपने पैरों पे खड़ा तो होने दो। मेरा तो यह विचार है, क्यों ना हम उसे शहर भेज दें, ताकि वह वहां जाकर कोई अच्छा सा काम धंधा सीख कर कुछ बनकर दिखाए। यहाँ गाँव में तो बस मेहनती मजदूरी का ही धंधा है। पढ़ने लिखने के बाद भी यदि यही धंधा करना है तो पढ़ाई लिखाई का लाभ होगा ही क्या? हमारा तो अपना कोई खेत भी नहीं है जिसमें मेहनत करके वह कोई तरक्की कर सके। मगर सुंदर के बापू, सुंदर ने तो आज तक शहर देखा ही नहीं है। हम किसके भरोसे उसे शहर भेज दे? माना कि हमारा सुंदर समझदार और सूझबूझ वाला है और शहर में वह कोई अच्छा सा काम धंधा तलाश भी कर लेगा, मगर शहर में टिकने का कोई ठिकाना भी तो होना चाहिए ना। सुनो सुंदर की माँ, शहर में मेरा एक मित्र है। हालांकि हम दोनों वर्षों से एक दूसरे से मिले नहीं हैं, मगर फिर भी मुझे उम्मीद है कि यदि मैं सुंदर को उसका पता ठिकाना समझाकर भेजूं तो वह अवश्य ही उसे शरण देगा और रोजी रोजगार ढूंढने में वह सुंदर की सहायता भी करेगा। बात तो आपकी ठीक है सुंदर के बापू, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है। मैं अपनी लाल को अपनी आंखों से दूर कैसे करूं? ऐसा तुम अपनी ममता के हाथों मजबूर होकर कह रही हो, मगर दिल से तो तुम भी यही चाहती हो कि हमारा बेटा तरक्की करे। इसलिए दिल को मजबूत बनाओ। सुंदर शहर जाकर कुछ बन गया तो हमारा बुढ़ापा भी सुख से गुजरेगा। पिताजी, चाहता तो मैं भी यही था कि पढ़ लिख कर शहर जाऊं और अच्छी सी नौकरी करके घर की कमाई में आपका हाथ बटाऊं, मगर कहीं आप मुझे शहर भेजने से इनकार ना कर दें, यही सोचकर मैंने आपसे अपने मन की बात नहीं की। अब जब आप स्वयं ही मुझे शहर भेजने के इच्छुक हैं तो इससे अधिक खुशी की बात मेरे लिए भला क्या हो सकती है। मैं अवश्य ही शहर जाऊंगा। इस प्रकार दूसरे ही दिन राम सिंह ने उसे दिन दुनिया की ऊंच नीच समझाई और अपने मित्र का पता देकर शहर के लिए विदा कर दिया। सुंदर काफी सूझबूझ वाला और समझदार युवक था। अपनी माता पिता के दुख दर्द को वो भली भांति समझता था। वह खुशी खुशी शहर के लिए रवाना हो गया। सुंदर पिता के बताए स्थान पर पहुंचा तो पता चला कि उसके पिता का दोस्त रामचंद्र तो न जाने कब का मर खप गया और अब तो उसके परिवार का भी कोई अता पता नहीं था। यह जानकर सुंदर बहुत निराश हुआ और सोचने लगा, बेटे सुंदर, निराश होने से कुछ नहीं होगा। अब शहर आ ही गए हैं तो कुछ करके ही लौटेंगे। माँ और बापू ने मुझसे बड़ी उम्मीदें लगा रखी हैं। मैं ही उनके बुढ़ापे की लाठी हूँ। अब शहर आ ही गया हूँ तो कुछ बनकर ही लौटूंगा। तुझे तो याद नहीं, गांव में मास्टर जी कहा करते थे, हिम्मत मर्द मदद खुदा। अपने आप को इस प्रकार का हौसला बांधता हुआ सुंदर पूछता पूछता एक सराय में आकर ठहर गया। उसने स्नान आदि से निर्वित होकर थोड़ा आराम किया, फिर किसी नौकरी की तलाश में निकल पड़ा। वह जहाँ भी नौकरी मांगने जाता, दुकानदार उससे बातचीत करने की ढंग और उसकी सूझबूझ से प्रभावित तो होता, किंतु कोई जान पहचान ना होने के कारण उसे नौकरी नहीं मिल पाती थी। इसी प्रकार कई दिन गुजर गए। एक दिन की बात है, सुंदर थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठा था। उसे कुछ ही दूरी पर राज कर्मचारी पेड़ की ठंडी छांव में बैठे गपशप कर रहे थे। अनमना सा सुंदर उनकी बातें सुनने लगा। वह एक दूसरे से कह रहा था, कुछ भी कहो भाई रामवीर, तू बड़ा नसीब वाला है। हम दोनों साथ साथ ही राज दरबार की सेवा में आए थे, मगर तू तरक्की करके राजा जी का खजांची बन गया और मैं रहा सिपाही का सिपाही। इसे कहते हैं तकदीर। तकदीर भी उन्हीं का साथ देती है गंगाराम, जो सूझबूझ और हिम्मत से काम लेते हैं। मैंने अपनी सूझबूझ से ऐसे काम किए हैं कि महाराज का विश्वास
बात बन गया और उन्होंने मेरी ईमानदारी देखकर मुझे खजांची बना दिया। ना भाई, तू जरूर किसी साधु या फकीर से कोई मंत्र वंत्र पढ़वा कर लाया होगा जो इतनी जल्दी इतनी तरक्की कर ली, वरना मैं क्यों ना किसी ऊंचे पद पर पहुंच गया। भैया तू मुझे भी अपनी कामयाबी का राज बता। तेरे जैसे लोग इसी चक्कर में रहते हैं कि पकी पकाई मिल जाए और खा ले। अरे भाई मेरे, हिम्मत, हौसला, ईमानदारी, साहस और सूझबूझ अगर इंसान में हो तो वो पहाड़ को खोदकर नदी बहा दे। देख, तू वह मरा हुआ चूहा देख रहा है ना? हाँ, देख रहा हूँ। आने जाने वाले लोग भी उसे देख रहे हैं और घृणा से थूककर दूसरी ओर मुंह फेर के निकल जा रहे हैं। रामवीर भाई, मैं तुझसे तेरी कामयाबी का रहस्य पूछ रहा था और तू मुझे मरा हुआ चूहा दिखा रहा है। यह क्या बात हुई? गंगाराम, मैं तुझे कामयाबी की बात ही बता रहा हूँ। सुन, लोग उस मरे हुए चूहे पर थूक कर जा रहे हैं, मगर कोई सूझबूझ वाला इंसान इस मरे हुए चूहे से भी 4 पैसे कमा लेगा। भैया, मेरे अकल का इस्तेमाल करने से ही इंसान कामयाबी हासिल करता है, जंतर मंतर से कुछ नहीं होता। मैं समझ गया भाई, तो मुझे अपनी कामयाबी का राज बताना ही नहीं चाहता। खैर, कभी तो मेरे भी दिन बदलेंगे। हाँ, अब हम चलते हैं। इस प्रकार वे दोनों राज कर्मचारी उठकर चले गए, मगर खजांची रामवीर की चूहे वाली बात ने सुंदर के दिमाग में खलबली मचा दी। उसके दिमाग में रामवीर की कही बात बार बार गूंज रही थी। सुंदर सोचने लगा, खजांची की बात में दम है। जिस देश में मिट्टी भी बिकती है, वहाँ कोई चीज बेचना मुश्किल नहीं, मगर इस मरे हुए चूहे को खरीदेगा कौन? कैसे कमाए कोई इससे 4 पैसे? चूहे को घूरते हुए सुंदर यही सोच रहा था, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तभी सड़क पर उसे एक तांगा आता दिखाई दिया। तांगे में एक सेठ बैठा था, जिसने एक बिल्ली को अपनी गोद में दबोचा हुआ था। बिल्ली बार बार उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी। अभी घोड़ा गाड़ी सुंदर के आगे से गुजरी ही थी कि बिल्ली सेठ की गोद से कूदी और सड़क के किनारे झाड़ियों में जा घुसी। अरे अरे तांगे वाले, तांगा रोको, मेरी बिल्ली कूद गई है। सेठ उतरकर तेजी से झाड़ियों की तरफ लपका। अरे मेरे भाई तांगे वाले, देखो, मेरी बिल्ली उन झाड़ियों में जा घुसी है, उसे पकड़ने में मेरी मदद करो। सेठ झाड़ियों के पास जाकर बिल्ली को बुलाने लगा। आजा 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 पुसी, आजा आजा। इसी बीच तांगे वाला और सुंदर सहित कुछ अन्य लोग भी वहाँ जमा हो गए थे। अरे भाई, मैं किसी खास प्रयोजन से इस बिल्ली को खरीद कर लाया हूँ, कोई इसे बाहर निकालने में मेरी सहायता करो भाई। सेठ बेताब होकर एकत्रित हो गए लोगों से गुहार कर रहा था, जबकि झाड़ियों में घुसी बिल्ली पंजे झाड़ झाड़ कर घुर्रा रही थी। देख नहीं रहे हो सेठ जी की बिल्ली किस प्रकार घुर्रा रही है? यह सब देखकर सुंदर के मस्तिष्क में राजा की खजांची की बात गूंज गई। सेठ जी, अगर मैं आपकी बिल्ली को काबू करके दूं, तो आप मुझे क्या देंगे? भाई, तू मेरी बिल्ली को काबू करके देगा तो मैं तुझे चांदी का एक सिक्का दूंगा। ठीक है, आप यहीं रुकिए, मैं अभी आपकी बिल्ली काबू करके आपको देता हूँ। इतना कहकर सुंदर दौड़ा दौड़ा उसी दिशा में गया जिधर मरा हुआ चूहा पड़ा था। वाह बेटा सुंदर, बन गया काम। उस खजांची ने ठीक ही कहा था कि यदि सूझबूझ से काम लिया जाए तो इस मरे हुए चूहे से भी 4 पैसे कमाए जा सकते हैं। सुंदर ने मन ही मन खुश होते हुए एक रस्सी तलाश की और चूहे की गर्दन में फंदा डालकर झाड़ियों की ओर चल दिया। हटो हटो, सब पीछे हटो। भाई वाह,
इस लड़के ने तो मौके का फायदा उठाकर एक सिक्का कमा लिया। बिल्कुल इसे कहते हैं बुद्धि का करिश्मा। ये लड़का अवश्य ही एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। सुंदर झाड़ियों के करीब बैठ गया और रस्सी से बंधे चूहे को बिल्ली के सामने लहराने लगा। चूहे की लालच में जैसे ही बिल्ली बाहर आई, उसे गोद में उठा लिया। सुंदर ने चूहे वाली रस्सी सेठ जी के हाथ में पकड़ाई और बोला, लो सेठ जी, अब जब तक यह चूहा आपके पास रहेगा तब तक आपकी बिल्ली कहीं नहीं जाएगी। अब लाइए मेरा चांदी का सिक्का और संभालिए अपनी बिल्ली। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सेठ जी ने तुरंत जेब से एक सिक्का निकालकर सुंदर की ओर बढ़ा दिया। सुंदर ने सिक्का लेकर बिल्ली सेठ जी के हवाले कर दी। तुम में मौके से लाभ उठाने की खूब सूझबूझ है। यदि ऐसे ही सूझबूझ से काम लेते रहे तो मेरा दावा है कि एक दिन तरक्की करके बहुत बड़े आदमी बनोगे। आपका आशीर्वाद साथ रहा तो ऐसा ही होगा सेठ जी। सभी लोग सुंदर की सूझबूझ की ताब देते हुए वहाँ से चले गए। सुंदर तो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। इसी शहर में अपनी बुद्धि से यह उसने पहली कमाई की थी। वह बार बार चांदी के उस सिक्के को देख रहा था। शहर में नौकरी तो आसानी से मिलेगी नहीं, अतः क्यों ना इसी सिक्के से कोई काम धंधा किया जाए। गर्मी का मौसम था। घूमते घूमते सुंदर राजा के बगीचे की ओर आ निकला। बगीचा खूब लंबा चौड़ा था। वहाँ माली मालिन काम कर रही थी। कुछ मजदूर खुदाई आदि कर रहे थे। बगीचे के पार घना जंगल था, जहाँ सभी पसीने में तरपतर थे। मजदूर बार बार पानी पीकर प्यास बुझाते, मगर प्यास थी कि बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। बेचारे मजदूर गर्मी के मारे बेहाल हो रहे हैं और तालाब के गर्म पानी से इनकी प्यास भी नहीं बुझ रही। खालिस पानी बार बार पसीने के रूप में निकल जाता है, जिससे इनकी प्यास ज्यों की त्यों बनी रहती है। ऐसे में अगर इन्हें ठंडा सत पानी मिले तो अवश्य ही इनकी प्यास बुझेगी। यही सोचकर सुंदर बाजार की ओर चल दिया। घड़ा, सत्तू तथा गुड़ उसने यह सारा सामान खरीदा। ठंडे पानी में सत्तू घोलकर वह बगीचे के बाहर आकर बैठ गया। कुछ देर बाद वे लोग अपना अपना काम पूरा करके बाहर निकले। जैसे ही उनकी नजर ठंडी सत्तू और सुंदर पर पड़ी तो वे तेजी से उसकी ओर लपके। अरे भैया, कुछ ठंडा है क्या? हाँ भाई, ठंडा सत्तू और गुड़ है। सुंदर सबको गिलास भर भर कर ठंडा सत्तू, पानी और गुड़ देने लगा, जिसे पीकर सभी को काफी राहत मिली। जब सब सत्तू पानी पीकर तृप्त हो गए तो उन मालियों का सरदार बोला, भैया, इस बड़ी दोपहरी में हमें ठंडा सत्तू पानी पिलाकर तुमने हम पर बड़ा उपकार किया है। अब तुम ही बताओ कि इस उपकार के बदले हम तुम्हें क्या दें? जो आपको इच्छा हो दे दीजिए। मैंने तो आप लोगों को प्यास से बेहाल देखा तो आपकी कमाई से यह घड़ा और सत्तू पानी खरीद कर लाया, ताकि आप सबको कुछ राहत मिले, और मेरी इस मेहनत के बदले आप जो देंगे मैं ले लूंगा। ठीक है बेटा, हमें तो मेहनताने के रूप में यह फूल ही मिलते हैं, जिन्हें बाजार में बेचकर हम अपना गुजारा कर लेते हैं। हम सभी अपने अपने हिस्से से कुछ फूल तुम्हें दे देते हैं। तुम भी इन्हें बाजार में बेचकर 4 पैसे कमा लेना। फिर बूढ़े मजदूर ने एक खाली टोकरी सुंदर के सामने रख दी और अपने हिस्से के कुछ फूल भी उसमें डाल दिए। अपने सरदार की देखा देखी दूसरे मालियों ने भी अपने हिस्से के फूलों में से थोड़े थोड़े फूल उसमें डाल दिए। इस प्रकार देखते ही देखते सुंदर के सामने खाली टोकरी फूलों से भर गई। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? सुंदर। बेटा, तुम इसी तरह हमें रोज ठंडा सत्तू पिलाया करो और हम तुम्हें रोज फूल दिया करेंगे। इस तरह हमारी प्यास भी बुझ जाया करेगी और तुम्हें फूल भी बेचकर कुछ पैसे मिल जाया करेंगे। ठीक है काका, मेरा तो काम ही लोगों की सेवा करना है।
मजदूरों के जाने के बाद सुंदर ने खाली मटका और फूलों की टोकरी सिर पर रख कर चल दिया। काम धंधे की तलाश करते करते सुंदर ने एक छोटी सी पहाड़ी भी देखी थी, जिस पर एक शिव मंदिर बना हुआ था। उसने उसी मंदिर पर जाकर वह फूल बेचने का निर्णय कर लिया। फूल वाले तो वहाँ पर भी बैठे थे, लेकिन उनके फूल इतने ताजा नहीं थे जितने सुंदर के थे। अतः देखते ही देखते कुछ देर में ही उसके सारे फूल बिक गए। अब तो सुंदर के पास ढेर सारे सिक्के आ गए। सुंदर सीधा अपनी सराय पर आया। कहो सुंदर बेटे, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। लगता है कहीं अच्छी सी नौकरी मिल गई है। नौकरी तो नहीं मिली, मगर एक मरे हुए चूहे के कारण मुझे रोजगार अवश्य मिल गया। मरे हुए चूहे के कारण रोजगार? मैं कुछ समझा नहीं बेटा। सुंदर बूढ़े के करीब ही बैठ गया और उसने उससे सुबह से लेकर अब तक की सभी बातें बता दी। सारी बात सुनकर सराय का बूढ़ा मालिक सुंदर की बुद्धिमानी पर चकित रह गया और सराय में अपने कमरे में जाकर आराम करने लगा। मुझे अब इतना विश्वास तो हो ही गया है कि शहर में अब मैं भूखा नहीं रहूंगा और अपने सूझबूझ से काम करूंगा। दूसरे दिन उसने घड़े में सत्तू घोला और बगीचे के पहाड़ जा बैठा। आज भी मजदूरों ने ठंडे सत्तू से प्यास बुझाई और बदले में सुंदर को फूल दिए, जिसे सुंदर ने मंदिर पर जाकर बेच दिए। इसी प्रकार कई दिन गुजर गए। सुंदर और उन मजदूरों के बीच काफी घनिष्ठता हो गई थी। हालांकि माली सत्तू के बदले में सुंदर को फूल तो दे देते, लेकिन वे इसी संतुष्ट नहीं था। एक शाम जब सुंदर मंदिर पर फूल बेचकर वापस आ रहा था, तो इसी उधेड़-बुन में था कि कैसे वह अपनी कमाई का सरिया बढ़ाए। तभी अचानक आसमान पर जोरों की घटाएं छा गई। बादल गरजने लगे, तेज आंधी चलने लगी, जिससे देखते ही देखते तूफान का रूप धारण कर लिया। फिर मूसलाधार बारिश होने लगी। अरे बाप रे, अचानक इतना बारिश! आसपास ही किसी के घर दुकान में शरण ले लेता हूँ, नहीं तो ना जाने यह आंधी तूफान कब थमे। अतः अपने ठिकाने पर जाकर ही चैन की सांस लूंगा। इस प्रकार आंधी तूफान की परवाह किए बिना आगे बढ़ता रहा। कुछ ही देर में वह अपनी सराय पर पहुंच गया। दूसरे दिन मौसम इतना ठंडा था कि सुंदर को ठंडा सत्तू बेचना व्यर्थ ही लगा। फिर भी अपने माली भाइयों से मिलने के लिए वह बगीचे की ओर चल दिया। बगीचे का रास्ता एक छोटे सी जंगल से होकर जाता था। जंगल से गुजरते हुए सुंदर ने देखा कि बड़े बड़े लट्ठे वाले पेड़ कल के तूफान से जड़ सहित उखड़ गए थे। जंगल में एक स्थान पर रुककर सुंदर उन गिरे हुए वृक्षों को देखते हुए सोचने लगा। किसी भी स्थिति में अगर नुकसान होता है तो लाभ भी होता है। जब तूफान से नुकसान हुआ तो कोई ना कोई लाभ भी होगा। आखिर वो लाभ क्या है? जिस धरती पर मरे हुए चूहे से लाभ उठाया जा सकता है, वहाँ तूफान में टूटकर गिरे या पेड़ व्यर्थ कैसे हो सकते हैं? तभी उसके दिमाग में कोई विचार सूझा। वाह, क्या बात है! मेरे दिमाग में बहुत देर से यह बात आई। बड़बड़ाते हुए उसने तेजी से बगीचे की ओर दौड़ लगा दी। कुछ ही पलों के बाद वो माली सरदार के पास खड़ा कह रहा था। काका, आप कहते थे ना, कभी जरूरत पड़ी तो आप मेरी मदद करेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। देखो काका, आज ठंडा मौसम होने की वजह से मैं सत्तू तो लाया नहीं, लेकिन आपसे मिलने के लिए आते समय जंगल में मैंने बहुत से पेड़ गिरे हुए देखे, तो सोचा कि क्यों ना वो पेड़ मैं बाजार में लाकर किसी टाल पर बेच दूं, जिससे आज की कमाई हो जाए। वाह बेटा, यह तो बहुत अच्छी बात है। बताओ तो इसमें हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं?
काका, उन पेड़ों को काट पीट कर बाजार तक ले जाने के लिए मेरे पास कोई साधन नहीं है, जबकि आपके पास और बैलगाड़ियां भी। मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपनी कुल्हाड़ी दे दो। शाम तक मैं उन पेड़ों को काट कर लकड़ियां बना लूं, तब आप उन्हें अपनी बैलगाड़ी से उन्हें शहर के बाजार में पहुंचा दें। क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं। तुमने हमारे दुख में हमारा साथ दिया है, तो क्या हम तुम्हारा इतना काम भी नहीं करेंगे। लेकिन बेटा, कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटने का काम तुम्हारा नहीं है। तुम कुछ देर ठहरो, हम सब यहाँ काम निपटा कर तुम्हारे साथ चलेंगे और लकड़ियां काट कर बैलगाड़ियों पर लाद देंगे। फिर जहाँ तुम्हारी इच्छा हो ले जाना। फिर ऐसा ही हुआ। सभी मजदूरों ने जल्दी जल्दी बगीचे का अपना काम निपटाया और कुल्हाड़ी और खुरपी लेकर सुंदर के साथ जंगल में आ गए। सब ने मिलकर बड़ी बड़ी पेड़ों को काट पीट कर बैलगाड़ियों में भर दिया। सभी बैलगाड़ियां लकड़ियों से भर गई तो सुंदर उन्हें लेकर बाजार की ओर चल दिया। बाजार में लकड़ियों के व्यापारी आते रहते थे। सुंदर की लकड़ियां कटी कटाई और साफ सुथरी थी, अतः व्यापारी लोग बहुत खुश हुए और अच्छे दामों में सुंदर की वो लकड़ियां बिक गई। सुंदर को उन लकड़ियों के काफी अच्छे दाम मिले। लकड़ियां बेचकर सुंदर सीधा सराय के मालिक के पास पहुंचा। सुंदर ने जब उसे पूरी बात बताई तो उसकी सूझबूझ पर वह भी बहुत खुश हुआ। वाह बेटा, तुमने तो इस शहर में आकर कमाल ही कर दिया। सचमुच इस देश को तुम्हारे जैसे चतुर और सूझबूझ वाले नौजवानों की जरूरत है। तुम्हारे जैसे साहसी नौजवान ही देश और माता पिता का नाम रोशन करते हैं। यह सब मरे हुए चूहे की करामात है काका। बस बेटा, इस बूढ़े की तो एक ही इच्छा है कि तुम दिन दुनी और रात चौगुनी तरक्की करो। लेकिन एक बात याद रखना बेटा। वो क्या काका? एक तो कभी घमंड मत करना और दूसरे किसी गरीब को मत सताना। घमंडी लोगों को एक न एक दिन नीचा देखना पड़ता है। और बेटे, गरीब की हाय बुरी होती है। जहाँ तक हो सके दूसरे के भले की बात सोचना। दूसरों के भले में ही अपना भला है। मैं आपकी यह सीख याद रखूंगा काका। हाँ बेटा, एक बात तो मैं तुम्हें बताना भूल ही गया। वो क्या है काका? देखो बेटा, अगर तुम चाहो तो रातों रात अमीर बन सकते हो। बेटा, परसों हमारे शहर में घोड़ों का एक व्यापारी 500 घोड़े लेकर आ रहा है। बस बस काका, मैं समझ गया। क्या समझ गया बेटा? जब शहर में सैकड़ों घोड़े आ रहे हैं तो उनके लिए 4 दाने की भी जरूरत पड़ेगी। हाँ बेटा, मैं यही कह रहा था कि तुम तुरंत घोड़ों के दाने पानी का इंतजाम करो। इससे तुम्हारी अच्छी कमाई होगी। आप ठीक कहते हैं काका, मैं कल ही इस काम में जुट जाता हूँ। लेकिन बेटा, इतना दाना या घास तुम लाओगे कहाँ से? मैं सब इंतजाम कर लूंगा काका। दूसरे दिन वह नित्य क्रम से निपटकर सीधा एक हलवाई की दुकान पर पहुंचा। हलवाई की दुकान पर जाकर वो बोला, लाला, एक टोकरा लड्डू बांध दो। अभी लो भैया। हलवाई ने तुरंत एक टोकरा लड्डू बनवाकर सुंदर के हवाले कर दिए। सुंदर ने लड्डुओं का टोकरा उठाया और सीधा बगीचे की ओर चल दिया। अरे सुंदर भैया, आज तुम्हारा सत्तू का गड़ा कहाँ है? भाई लोगों, आज मैं तुम्हारे लिए सत्तू नहीं लड्डू लाया हूँ। लो, जी भरकर लड्डू खाओ। अरे बेटा, आज ये लड्डू किस खुशी में बांट रहे हो? काका, कल आप लोगों की मदद से जो लकड़ियां मैं बाजार लेकर गया, उनके मुझे अच्छे पैसे मिले थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों का मुंह मीठा करवा दूं। तुम धन्य हो सुंदर बेटे, जो हम गरीबों के प्रति तुम्हारे मन में इतना प्यार और अपनापन है। वरना आज के स्वार्थी युग में
कौन किसका हमदर्द है बेटा। देखो, हमारे लायक कोई काम हो तो निसंकोच बताना। एक काम तो है काका। हाँ हाँ बोलो, बताओ सुंदर। तुम्हारा कोई भी काम करके हमें बड़ी खुशी होगी। मुझे 500 बोरे ताजा घास चाहिए। यह कल सुबह काका। यह तो कोई बड़ी बात नहीं। हम सब अपना काम खत्म करने के बाद घास काटने में जुट जाएंगे। लेकिन बेटा, हमारे पास बोरे नहीं है। तुम बाजार से बोरों का इंतजाम कर लाओ। तब तक हम लोग अपना काम खत्म कर लेते हैं। और फिर सुंदर ने शीघ्र ही बोरों का इंतजाम करके सरदार के हवाले कर दिया। दूसरे दिन जब सुंदर उनके पास आया, तब तक 500 बोरी घास तैयार थी। सुंदर ने घास के बोरों को बैलगाड़ियों पर लाद कर ले आया, जहां कल घोड़ों के व्यापारियों ने आकर डेरा डालना था। सुंदर ने भी अपने ठहरने के लिए वहीं एक तंबू तान दिया। दूसरे दिन सुबह होते ही सुंदर तुरंत घोड़ों के व्यापारी के पास जा पहुंचा। राम राम सेठ जी, मेरा नाम सुंदर है। आप हमारे राज्य में आए हैं, आपका स्वागत है। मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताएं। बेटा, फिलहाल तो हमें अपने घोड़ों के लिए घास चाहिए। क्या तुम हमारे घोड़ों के लिए उम्दा घास का बंदोबस्त कर सकते हो? देखो, हमारे घोड़े भूख से व्याकुल हैं। सेठ जी, आप हमारे राज्य में आए हैं, इसीलिए हमारे अतिथि हैं, और अतिथि की सेवा करना हमारा धर्म है। आपके आने की खबर सुनकर मैंने पहले ही आपके घोड़ों के लिए घास का इंतजाम कर रखा है। आप अपने सेवकों को मेरे साथ भेजिए। मैं अभी घास के गट्ठर बाड़े में पहुंचा देता हूँ। सेठ ने तुरंत अपने सेवकों को सुंदर के साथ जाने का आदेश दिया। सुंदर उन सभी को अपने डेरे पर ले गया और एक एक गट्ठर उनके सिर पर लाद दिया। यह सब देखकर घोड़ा व्यापारी बहुत खुश हुआ और बोला, वाह बेटे, तुमने मेरी सारी चिंता दूर कर दी। ये लो मेरी तरफ से 100 स्वर्ण मुद्राएं। 100 सोने की मोहरें देखकर सुंदर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पलक झपकते ही वह धनवान बन गया था। सोने के सिक्कों की थैली संभालते सुंदर तेजी से सराय की ओर चल दिया। वह मन ही मन सोच रहा था, अब मैं अपने सभी सपने साकार करूंगा। अपने माँ बाप को भी शहर लेकर आऊंगा। गांव में ना जाने वो बेचारे कैसे गुजर बसर कर रहे होंगे। यही सोचता हुआ वह सराय पर आ पहुंचा। कहो सुंदर बेटे, आज का दिन कैसा गुजरा और कल रात तुम कहाँ रहे? सुंदर ने बूढ़े को कल से लेकर आज तक की सारी बात बताई। काका, आज मैं 100 स्वर्ण मुद्राओं का मालिक हूँ, और यह सब मैंने आपकी कृपा से कमाई है। बस आज आप एक आध ऐसी ही सूचना और दे दें तो और अधिक धन कमाकर अपने माता पिता को शहर ले आऊं, ताकि वे भी सुख के दिन बिताएं और देखें कि यहाँ थोड़े ही दिनों में उनके बेटे ने कितनी तरक्की कर ली है। मेरे पास एक सूचना तो है बेटे। अगर चतुराई से काम लो तो इससे भी अधिक धन कमा सकते हो। बताओ तो सही काका, आप जो भी काम बताएंगे मैं उसे तन मन धन से करूंगा। फिर भला मुझे सफलता क्यों नहीं मिलेगी। देखो बेटा, कल रात किसी दूसरे राज्य से आए 2 आदमी सराय में ठहरे थे। वह बता रहे थे कि अगले महीने हमारी राजधानी में कपड़े के व्यापारियों का एक बहुत बड़ा दल आने वाला है। वह व्यापारी यहाँ के थोक व्यापारियों को अपना माल बेचते हैं और वह थोक व्यापारी उनसे माल लेकर फुटकर में बेचते हैं। अगर तुम मेरी बताई तरकीब से काम लो तो जल्द ही मोटी कमाई कर लोगे। तरकीब क्या है काका? सुनो, कान इधर लाओ। वाह काका, यह तो आपने लाख रुपए की बात बताई है। आप चिंता ना करें, मैं इस काम की सफलता के लिए ऐसी गोट फिट करूंगा कि हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे।
अगर मैं कामयाब हो गया तो आपकी सराय का भी कायाकल्प कर दूंगा। इस पूरे शहर में आपकी सराय जैसी बड़ी और सुविधाओं से परिपूर्ण कोई दूसरी सराय नहीं होगी। इसी प्रकार धीरे धीरे समय गुजरने लगा। धीरे धीरे 1 महीना गुजर गया। इसी बीच वह अपने कपड़े के व्यापारियों से अच्छी कमाई करने की सारी योजना बना चुका था। बेटे सुंदर, तुम्हें याद है ना, कल दूर देश से कपड़े के व्यापारी आ रहे हैं। याद है काका, अच्छी तरह याद है। और मैंने उनसे मोटा लाभ कमाने की एक योजना बना ली है। अब देखना कि इस शहर में कपड़े का एक ही बड़ा व्यापारी होगा और वो होगा आपका सुंदर। अच्छा बेटा, ऐसी क्या योजना बनाई है तूने? आपने यही कहा था ना कि यदि मैं उस व्यापारी से माल खरीद कर अपने शहर के व्यापारियों को बेच दूं तो मुनाफा होगा। हाँ, लेकिन मैंने यह भी तो कहा था कि इसके लिए काफी पैसे की जरूरत है। क्या तुमने कहीं से धन का इंतजाम किया है? मेरी बुद्धि ही मेरा धन है काका। मैं अपनी बुद्धि का ऐसा करिश्मा दिखाऊंगा कि शहर के सभी व्यापारी हाथ मलते रह जाएंगे। और फिर सुंदर ने धीरे धीरे उसे अपनी सारी योजना बता दी। दूसरे दिन सूर्योदय से पूर्व विदेशी व्यापारियों का एक दल बहुत सा माल लेकर नदी के तट पर पहुंचा। उधर सुंदर अपनी पूरी तैयारी कर चुका था। उसने तट से थोड़ी दूरी पर अपना खेमा गाड़ लिया था। सुंदर बेटा, चलो अपना काम शुरू करें। व्यापारी आ चुके हैं, अब माल बेचने की तैयारी में है। ठीक है काका, अब मैं तैयार हूँ। बूढ़ा काका तट पर पहुँचे तो सभी व्यापारी आश्चर्य से उन्हें देखने लगे। व्यापारियों का मुखिया अपने अन्य साथियों से मुखातिब होकर बोला, भैया, यह तो कोई बड़ा भारी व्यापारी इस नगर में पैदा हुआ दिखता है। पहले जब हम माल लेकर आते थे तब तो कोई भी इस व्यापारी को देखा नहीं। आप ठीक कर रहे हैं मुखिया जी। देखो, उसका मुनीम हमारी तरफ ही आ रहा है। राम राम सेठ जी। राम राम जी, राम राम। भाई मुखिया जी, हमारे सेठ सुंदरलाल जी जोधपुर वाले आपसे व्यापार करना चाहते हैं। हमारे सेठ जी का नाम तो आपने सुना ही होगा, कपड़े के बड़े उच्च व्यापारी हैं। अजी सुना है, सेठ सुंदरलाल जोधपुर वालों का खूब नाम सुना है। कहिए मुनीम जी, सेठ जी क्या चाहते हैं हमसे? भाई मुखिया जी, हमारे सेठ सुंदरलाल जी चाहते हैं कि आप और आपके सभी व्यापारी अपना सारा माल उन्हें बेचे। कीमतें आपको मुंह मांगी मिलेंगी। भाई मुनीम जी, मुंह मांगी कीमत मिलेगी तो हमें भला क्या एतराज है? क्यों भाइयों? जैसा आप कहें मुखिया जी। एक शर्त है मुखिया जी, भुगतान 4 दिन बाद होगा। तब तक आप हमारे सेठ जी के मेहमान बाजी में आराम से रहो। ठीक है, अपने सेठ जी को हमारे डेरे में बुलाइए, लिखा पढ़ी कर लेते हैं। क्यों साथियों, हम खामखा की झंझट से बचेंगे। कुछ समय बाद शहर के दूसरे थोक व्यापारियों के मुखिया के पास पहुँचे। कहिए सेठ जी, इस बार क्या माल लाए हैं? अरे भैया, माल तो गढ़ चोखा लाए थे, मगर इस बार तो सारा माल सेठ सुंदरलाल ने खरीद लिया। क्या कहा? सारा माल खरीद लिया? हाँ भैया, सेठ सुंदरलाल जोधपुर के एक बहुत बड़े व्यापारी हैं। हमें भी अच्छा मुनाफा दिया है। मगर अब हम क्या करें? आपके भरोसे पर तो हमने दूसरे व्यापारियों से भी माल नहीं उठाया। अरे भाई धनीराम जी, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? अब आप लोग सेठ सुंदरलाल से माल खरीद लो। यह तो हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है सेठ जी कि हम इतने पुराने व्यापारियों के होते आपने सारा माल एक नए व्यापारी को बेच दिया। देखो भैया, धंधे में शर्म वर्म कुछ नहीं होती। धंधे में तो अक्ल और पैसे का काम है। सेठ सुंदरलाल ने अकल के घोड़े दौड़ाए और तुम सबसे पहले हमें घेर कर अच्छे मुनाफे पर हमारा माल खरीद लिया। धंधे में तो पहले आओ पहले पाओ वाली बात चलती है। जो पहले जागा उसने मैदान मार लिया। अब मेरी बात मानो
और सेठ सुंदरलाल से माल खरीद लो, वरना वह सारा माल किसी दूसरे शहर में जाकर बेच देगा और तुम लोग हाथ मलते रह जाओगे। सभी व्यापारी इकट्ठे होकर सुंदरलाल के तंबू की ओर चल दिए। सुंदर ने वह सारा माल 20% के मुनाफे पर उन व्यापारियों को बेच दिया। शाम होते होते सुंदर की सभी गांठें बिक गई। बूढ़ा काका भी इस समय सुंदर की बातचीत करने का ढंग देखकर हैरान रह गया। शाम तक जब सुंदर का सारा माल बिक गया तो उसने हिसाब लगाकर विदेशी व्यापारियों का भुगतान कर दिया। व्यापारियों का मुखिया भी सुंदर की छोटी उम्र और बड़ा कारनामा देखकर हैरान था। सुंदरलाल जी, आपने इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा कारोबार संभाल रखा है। जरूर आपके बाप दादा अपने जमाने के बड़े व्यापारी रहे होंगे। मुखिया जी, होता तो ऐसा ही है कि 4 पैसे आने के बाद आदमी अपनी औकात भूल जाता है और अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर बताता है, मगर मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। मैं तो भाई एक गरीब मजदूर का बेटा हूँ जो कुछ महीने पहले ही भूखा नंगा इस शहर में आया था, मगर भला हो राजा के खजांची का और मरे हुए चूहे का, जिनकी वजह से आज मैं लखपति बन गया। मैं कुछ समझा नहीं सेठ जी, खजांची का मरा हुआ चूहा? हाँ भाई, किस्सा यूं है कि जब शहर में मैं नया नया आया तो नौकरी की तलाश में दर बदर भटक रहा था, मगर कोई एक ढले की नौकरी तक देने को तैयार नहीं हुआ। उन्हीं दिनों में एक दिन मैं थका हारा सड़क के किनारे पेड़ की छांव में बैठे चिंता में घुल रहा था कि तभी वहां बैठा राजा का खजांची अपने साथी को सड़क के किनारे पड़े एक चूहे की लाश दिखाकर बोला, कोई चाहे तो इस मरे हुए चूहे से भी 4 पैसे कमा सकता है। बस मैंने उस चूहे की लाश से ही अपना व्यापार शुरू किया और आज नतीजा आपके सामने है। वाह वाह सुंदरलाल जी, आपकी बुद्धि का भी जवाब नहीं। अगर राज के सभी नौजवान आप जैसे बुद्धिमान और मेहनती हो जाए तो इस राज का कायाकल्प ही हो जाए। और इस प्रकार कल का सुंदर आज का सेठ सुंदरलाल बन गया। बूढ़े काका की सराय भी उसने पक्की और आलीशान बनवा दी और अपने माता पिता को भी शहर ले आया। सुंदर की तरक्की देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए।